हेलो हेलो। नमस्कार प्रिय साथियों, आज बसंत पंचमी के शुभ दिन हमारे संस्थान एसजीपीजीआई में हेपेटोलॉजी विभाग के उद्घाटन समारोह में आप सभी का स्वागत है। इस शुभ अवसर पर हमारे संस्थान में माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, वित्त एवं संसदीय कार्य उत्तर प्रदेश श्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने पधारने की कृपा की है। मैं संस्थान की ओर से माननीय मंत्री जी का भावपूर्ण स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बसंत ऋतु में प्रकृति माँ हम सबका स्वागत फूलों से करती है, तो ऐसे में हम भी अपने सम्मानित अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन फूलों से ही करेंगे। स्वागत की इसी कड़ी में अनुरोध है डॉक्टर रश्मि से कि वे समारोह के मुख्य अतिथि श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का अभिनंदन फूलों से करें। मेरा अनुरोध है डॉक्टर चेतना से कि वे प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी का स्वागत फूलों से करें। अब मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर संजना से कि वे संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन जी का स्वागत पुष्पों से करें। मेरा अनुरोध है डॉक्टर अनुषा से कि वे सर्जिकल गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजन सक्सेना जी को पुष्प भेंट करें। दोस्तों, हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं ILBS नई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर शिव कुमार सरीन जी, जो कि जूम तकनीक के माध्यम से परोक्ष रूप से हमारे साथ संबद्ध हैं। प्रोफेसर सरीन का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक बार पुनः मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अब मैं भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वहन करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से अनुरोध करूंगी कि वे मां सरस्वती को पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। साथ ही मंच पर आसीन अतिथियों से मेरा अनुरोध है कि वे भी इस शुभ कार्य में अपना सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान एवं विद्या से संबंधित किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती वंदना से करना अनिवार्य होता है। इसी खूबसूरत सी परंपरा को निभाने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर संजना, डॉक्टर अनुषा, डॉक्टर चेतना और डॉक्टर रश्मि। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव
अमृत मंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे, काट अंदर के बंधन सर, काट अंदर जननी जो तेरे मैं निर्झर, काट अंदर के बंधन स्तर, जननी जो तेरे मैं निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वाणी भर दे, भर दे, भर दे, वीणा वाणी भर दे। इस पूर्ण प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित कर रही हूँ संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन जी। Respected Shri Suresh Kumar Khanna ji, Honorable Minister, Finance, Parliamentary Affairs and Medical Education, Government of UP, Professor Shiv Sareen, Guest of the Honor, Director, Institute of Liver and the Biliary Sciences, New Delhi, Shri Alok Kumar ji, IAS, Principal Secretary, Medical Education, Professor Rajan Saxena, Head of the Department of Surgical Gastroenterology, SGPGI, my teachers, dear friends, ladies and gentlemen, I welcome you all to the inauguration of the Department of the Hepatology in this institute. And this is the first department in the entire state of the Uttar Pradesh. As already said, today is an auspicious day, that is the Basant Panchami, and it is celebrated on the 5th day of the bright half of the Hindu calendar in the month of Magh. On this day, we also perform Saraswati Puja, and this day also marks the arrival of the springs. So the good days, beautiful days are going to be ahead. I just want to bring your attention to the liver diseases in Uttar Pradesh. You all know
that the liver disease could be caused by either by the toxins or the organisms like the viral hepatitis and other causes such as obesity and the presence of the hypertension or the diabetes. So as far as the prevalence of these diseases in Uttar Pradesh is concerned, on the top it is the hepatitis B virus in the Uttar Pradesh, and it is followed by the alcohol toxin, and then it comes either the hepatitis C virus or non-alcoholic fatty liver disease, which can progress to the cirrhosis of liver and stage liver disease and may develop the hepatocellular carcinoma also. The only thing that I want to say that in the state of the Uttar Pradesh, there is no dedicated department or the center looking after these diseases. But we have the gastroenterology at the moment. They are looking after the patient with the liver disease. So I personally feel, and probably you all feel also, that there is a great need of this department or this center in the state of the Uttar Pradesh. I remember the words of our Honorable Minister that यहाँ का कोई भी पेशेंट जो है उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरे को ये समझ में नहीं आता है यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन क्यों नहीं हो सकता। मैंने कहा यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन बताया कि और भी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, जैसे कि लीवर है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है। तो आई थिंक एवरीबडी वुड एग्री कि दिस उत्तर प्रदेश द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, having the population of 24 crore, and there are so many medical college institutes and the bright people over here, and why can't we do or the liver transplantation or lung transplantation or the heart transplantation? So this is the one, I would say, the beginning, at least for the sustainable liver transplantation. Liver transplantation यहाँ पर हुआ है, लेकिन बीच में बंद हो जाता है. But I am talking of the sustainable liver transplantation. So therefore, there is a need for having this department of the hepatology in Uttar Pradesh, and the aim is to strive for excellence in providing holistic care to the patient with the liver disease, to provide the state-of-the-art training to the students, and excellent research opportunities to those who are in the sciences. As far as services is concerned, after this department, my priority would be the setting up of the liver transplantation program, which is sustainable. And for this very sick patient that, for example, liver failure, whether it's acute liver failure, chronic liver failure, or acute and chronic liver failure, or many other diseases, which require the ICU care also, intensive care. In that sense, I would like to say that this department will also going to have the liver ICU. And in addition, the department plans to start other services, including the albumin therapy ward, advanced liver-directed endoscopy, hepatic hemodynamics, and the liver-assisted devices as and when required to a sick and critically sick patient. And as a stepping stone, we are going to start the OPD services from the 19th of this month, that is the Friday, along with the inpatient services also. And lastly, but not the least, as far as the research is concerned, in all aspects, I would say for the different diseases that would be promoted. And as far as the academic is concerned, the department would be able to start the DM in hepatology once the department comes into the existence. We will try to have at least 4 seasons per year for the 3 years, that is 12 in all. And if the transplantation, once it starts and becomes sustainable, in that situation, we would like to have the fellowships in the transplant hepatology also. And of course, the PhD we will be having in this department. With these words, I would like to close over here. And thank you so much once again, our Honorable Minister Ji, for blessing this occasion. Thank you so much. धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करूंगी प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी से
कि वे अपना संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी, SGPGI के निदेशक प्रोफेसर धीमन, प्रोफेसर राजन सक्सेना जो नया डिपार्टमेंट खुल रहा है उसके हेड होंगे, SGPGI के, और डॉक्टर सरीन जो शायद वीडियो लिंक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं, पुराने परिचित हैं, और SGPGI के जितने फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम तो बसंत पंचमी के अवसर पर जो ये नया डिपार्टमेंट खुल रहा है, अभी मुझे डॉक्टर साहब बता रहे थे 2004 में हमने परिकल्पना की थी और लगभग 15 साल लग गया उसको, 17 साल लग गया लगभग हम उसको जमीन पर लाते लाते, बट अच्छा है, शुभारंभ हुआ है। और मैं पूरी टीम की, SGPGI डायरेक्टर की लीडरशिप में पूरी टीम को अपनी तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। और अभी कई डिस्कशंस हैं, कई सारे और प्लान्स हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको जैसे माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि किसी को भी उत्तर प्रदेश के नागरिक को कंपल्शन में यहाँ पे सुविधा उपलब्ध नहीं है इसलिए बाहर जाना ना पड़े, तो उसके ऊपर काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत सारे उसमें कीर्तिमान स्थापित करेंगे। 2-3 just some thoughts for you to ponder. The way this institution is coming up, it is an institution of excellence. But अभी भी हमारी डिपेंडेंस गवर्नमेंट पे बहुत है in terms of revenue models. I think now we have come at a stage and at a level of maturity where some things could be thought of, and I think some innovative financing models, I was happy to know, I think liver transplant center is या kidney transplant center जिसमें आपने SBI से लोन लेकर के बिल्डिंग बना रहे हैं, and probably there will be some revenue model by which you will be able to pay some of those. I think जैसे हेल्थ फाइनेंसिंग में हम लोग इंश्योरेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, अधिक लोग अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज आर लाइकली टू इमर्ज एज अ मेजर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंसेस इन टाइम्स टू कम। हमें शायद इसके बारे में कुछ सोच कॉमर्शियल एंगल से भी रखना पड़ेगा कि while the service angle and the service to the poor, while it remains our prime focus and that should not be compromised at any cost, we need to also now start thinking of commercially as to how we become more and more independent of the government, in a sense that आप स्वायत्त शासी already हैं, but अभी largely you are dependent on the government both for capital grants as well as revenue grants. क्या हम कुछ पार्ट को रेज करने की कोशिश कर सकते हैं from paying patients or from patients who can afford to pay or from insurance companies? आयुष्मान भारत का दायरा ऑलरेडी 40% के आसपास हमने कवरेज किया है, एक चर्चा और चल रही है कि हम उसको बढ़ा के 75% कर देंगे। So assuming that 75-80% of the population is covered, can we use some of those funds to strengthen our college and to take it to the next level of heights? That is there. Secondly, डायरेक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि हम रैंकिंग में 3rd, 4th, 5th कहीं पर हैं पूरे इंडिया में, कभी 3rd हो जाते हैं, कभी 5th हो जाते हैं। एंड उत्तर प्रदेश में ऐसे इंस्टीट्यूशंस कम हैं, सो आई मीन आई कमेंड यू ऑल फॉर दैट, बट can we be the number one? That is the kind of challenge that we should start setting ourselves. So when we were established, हम लोग we have covered a long way, but अभी हमें इंडिया में बेस्ट और फिर probably वर्ल्ड में बेस्ट भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? तो थोड़ा सा एक विजन को अब नेक्स्ट प्लेन पर ले जाने के लिए और क्या क्या जरूरत है, अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, रिसर्च, टीचिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, गेटिंग स्किल्ड प्रोफेशनल्स,
सबसे बड़ी अभी हम स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेजेस में स्थापित कर रहे हैं। जैसा बताया गया कि लगभग पिछले 2017 तक we had only 13 government medical colleges. Today we are establishing 30 and we are in the process of bidding out another 16. So it will be a बहुत unprecedented expansion हुआ है. The single biggest limiting factor is not money, it's not infrastructure, it's not civil works, it's not equipment, it's HR. How can we use our hospitals to churn out more HR without compromising on the quality? That I think, are we using our resources to the optimum? I don't know. Yesterday मैं कल कैंसर इंस्टीट्यूट गया था, बहुत ही fantastic infrastructure है, but it is functioning with a bare bone HR person, very limited person, मिलते नहीं हैं. तो इसमें I think दोनों तरह की बातें जरूरी है. एक, how do you look at remuneration package, improved remuneration package, जिसमें कि I think अगेन जो मैंने रेवेन्यू मॉडल पे बात किया, शायद उस पे हम लोग इतना चर्चा करते नहीं है, बट अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो शायद उस पे भी चर्चा करनी पड़ेगी. जो सैलरी है गवर्नमेंट की तरफ से, कैन वी पे सम इंसेंटिव फॉर एडिशनल वर्क, कैन वी अट्रैक्ट पेशेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. आ रहे हैं कुछ आ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से हाई पेइंग पेशेंट्स अभी हम लोग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे. कैन वी, इज देयर सम वे टू लुक एट इट? तो मेरा सिर्फ इतना ही थॉट देने का है कि भाई अगर हमें नेक्स्ट प्लेन पे जाना है, now we have to start looking at things a little bit more differently. जो हमारा यूजुअल पाथ है, ये तो पाथ है, उस ट्रेजेक्टरी पे हम चल रहे हैं, अच्छी बात है. क्या हम नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ ट्रेजेक्टरी और प्लेन को एम और टारगेट और अचीव कर पाएंगे क्या? तो वो मैं खाली आई जस्ट लीव दिस ब्रूडिंग थॉट. आई एम टू न्यू इन द डिपार्टमेंट टू गिव एनी डायरेक्शन ऑफ माय ओन, but I will just leave this thought with the, because all the senior faculty are gathered here, the senior team is here, Minister Saab is here. And I think जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश है, he is all for imposition of user charges for paying patients. He says that for those people who can't afford to pay, we will make some separate arrangements available. But you need to think about financing this institution in a more sustainable way. That I think is a thought which I leave to you. The second thought which I wanted to leave to you is, from this level to the next higher level, what is it that it will entail in terms of training, in terms of education, in terms of research, in terms of facilities, infrastructure, faculty? What will it take? That is the second thought that I would leave to you. And I think अभी तो मैंने charge लिया है. Over a period of time, hopefully we will have many more interactions and many more good thoughts, good deeds. But from my side, I can only say that at the government level, whatever support I can, because ultimately the institution will be run by people like you. I will not be running the institution will be run by you. But whatever we could do to facilitate better running of this institution. Thank you so much. And congratulations. सचिव जी ने बहुत ही सारगर्भित संबोधन प्रस्तुत किया है और आशा है कि हम सब उनकी आशाओं पे खरे उतरेंगे, अपनी नई चुनौतियों को स्वीकार करेंगे. अब निदेशक ILBS नई दिल्ली प्रोफेसर शिव सरीन जी परोक्ष रूप से हमारे साथ हैं और जूम तकनीक के द्वारा अपना व्याख्यान देने को प्रस्तुत हैं. आदरणीय Shri Suresh Kumar Khanna sir, respected Minister for Medical Education as well as Finance, Government of UP, my good friend Shri Alok Kumar, and of course a very dear friend Dr. Dhiman, Director SGPGI, and Dr. Rajan Saxena, and all the faculty, the staff of SGPGI. Thank you for inviting me to this very auspicious day and also a very auspicious occasion of the inauguration of Department of Hepatology. Liver is a very important organ, the largest gland in the body, and all of you know that liver causes, prevents all the diseases. It is a metabolic factory, but for simple people,
it also regulates blood sugar, your blood clotting, and it has all the immunity that the body requires. So to have a good healthy liver is very important for us. As Dr. Dhiman said, that liver can be injured by extra fat, drugs, or alcohol. These are common causes of liver injury, and India has about 30% of the population who has fatty liver, and about 10% may have liver disease. So it is today the most common cause of liver disease. And a fatty liver leads to diabetes, it leads to blood pressure, it leads to heart attacks, and most cancers. So to have liver as the center of the body needs to be remembered, and this is becoming more and more important now. लोग कहते हैं साहब फैटी लिवर है, कोई बात नहीं चलेगा, बट आफ्टर फ्यू इयर्स वही आदमी डायबिटीज करके आ जाता है, उसी आदमी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, उसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है, और ये दर पर दर चलता जाता है। माता पिता को है तो बच्चे को, बच्चे से नेक्स्ट जनरेशन। सो इसलिए लिवर के बारे में नॉलेज और लिवर को हेल्दी रखना एक बहुत, नॉट दैट कि मैं लिवर से जुड़ा हुआ हूँ, बट फॉर कॉमन पर्सन। और अल्कोहल, और थोड़ा सा यूपी में अल्कोहल प्रोडक्शन काफ़ी होता है, इतना ज़्यादा गन्ना होता है, तो अल्कोहल एंड हेपेटाइटिस बी एंड सी, एज डॉक्टर धीमन राइटली से। तो ये सब इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग खाली डिपार्टमेंट खोल के शुरू करके नहीं, पर इसलिए कि लोगों को बताया भी जाए कि हाँ भाई ये सारी प्रॉब्लम है और आप इनसे बच भी सकते हैं, और अगर है प्रॉब्लम तो इलाज भी कर सकते हैं। लिवर की एक और ख़ास बात है कि अगर आप उसको आधा भी काट दें तो 4 हफ्ते में लिवर नया बन जाता है। जैसे मैंने अपना लिवर किसी को दिया, 60% भी अगर मैं दूंगा तो जिसको 60% मिलेगा उसको तो नया लिवर मिला, नई जिंदगी मिल गई, पर मेरा जो अगर 40% लिवर रह गया, वो 40% भी 4 हफ्ते में नया बन जाएगा। तो ये रीजनरेशन की कैपेसिटी सिर्फ 2 या 3 ही ऑर्गन्स में, जैसे बालों में है हर 4 हफ्ते पे कटा लेते हैं, लिवर भी इसी तरह से जल्दी से रीजनरेट हो जाता है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप लिवर के मरीज़ को देखें और लिवर के मरीज़ को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत हो तो पता होना चाहिए। अब भारत में करीब 40,000 ट्रांसप्लांट चाहिए, पर होते हैं मुश्किल से 2,000, और इतने मरीज़ में से 1 लाख मरीज़ अगर आप देखें तो मुश्किल से 100 को ट्रांसप्लांट मिलता है, तो बाकी क्या हुआ, जो 999 आउट ऑफ 1000 दे डाई। सो वी नीड टू हैव ए बेटर केयर। एक हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट और ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट होगा, वो उनको बचाए रखेगा। ट्रांसप्लांट के लिए अगर अनफॉर्चुनेटली किसी की डेथ से, डिजीज डोनर से अगर लिवर मिलता है तो वो लिवर लग सकता है, और अगर कोई घर का रिश्तेदार देना चाहे तो उससे भी ट्रांसप्लांट से जान बच सकती है। आज यूके में लगभग वेटिंग टाइम लिवर स्पेशलिस्ट को देखने का 6 महीने से 7 महीने। आप लिवर के स्पेशलिस्ट, यूके में इतनी कमी है, जहां लगभग एक लिवर स्पेशलिस्ट 3.5 लाख की पॉपुलेशन पर है। भारत में मुश्किल से 100 ट्रेन लिवर स्पेशलिस्ट हैं पूरे 120 करोड़ पॉपुलेशन के लिए। तो हमें ज़रूरत है कि लिवर स्पेशलिस्ट तैयार हों, लिवर स्पेशलिस्ट तक मरीज़ पहुंच सकें, जनता को इस बारे में पता हो कि हाँ भाई लिवर इम्पॉर्टेंट है और हम उसको बचा सकते हैं। अब एक ऐसा मौका है कि एक super specialist in the form of Dr. Dhiman has moved from Chandigarh, where he was heading the department. Dr. Dhiman was pioneer in starting the hepatitis C campaign in Punjab. मतलब सबसे ज़्यादा hepatitis C मरीज वर्ल्ड में अगर किसी एक जगह, किसी एक स्थान से शुरू होकर के पूरा मुहिम चला हो, वो PGI चंडीगढ़ में था अंडर डॉक्टर धीमन। इन्होंने पूरा नेशनल प्रोग्राम में हम लोगों की हेल्प करी पूरे गाइडलाइंस बनाने में हेपेटाइटिस। तो आज अगर धीमन साहब वहाँ पर हैं तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा ओकेजन है। कई बार मन में ऐसा आता है कि हाँ भाई दूसरे डिपार्टमेंट में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, उनमें कोई तनातनी तो नहीं होगी। नहीं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मदर डिपार्टमेंट है, हेपेटोलॉजी एक उसका ब्रांच है, पर धीरे धीरे इसकी एक अलग अहमियत है और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये साथ रह सकते हैं, पीजीआई में साथ रहते हैं।
हम लोगों का जैसे एक लिवर इंस्टीट्यूट है, फॉर्चुनेटली अभी आपकी ही टीम SGPGI की टीम यहाँ पे कल आई है, पूरा ट्रेनिंग 3 महीने के लिए। वी आर वेरी प्रिविलेज कि आपने ILBS को चुना ट्रेनिंग और फर्दर कोलैबोरेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं किसी के मन में कोई मनमुटाव नहीं हो, कलेक्टिव एफर्ट हो, तभी ये डिपार्टमेंट, तभी ये पूरा प्रोग्राम आगे चलेगा। हाँ, इसमें बहुत रेजिडेंट्स चाहिए और किसी भी डिपार्टमेंट में इतने रेजिडेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि लिवर के पेशेंट इतने सिक होते हैं। बड़ा क्रिटिकल केयर का ICU, बड़ा उसके लिए लिवर फेलियर का ICU बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, मुझे पूरी उम्मीद है इस पे ध्यान देके उनकी बख्शीश देंगे। मुझे और डॉक्टर आलोक का जो एक बहुत अच्छा ही हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन नीति एंड हैज़ ए डिफरेंट विजन। आई रियली लाइक कि कैसे इंसेंटिवाइज करें, क्योंकि ट्रांसप्लांट लिवर के लोग, हम लोग 6 days a week ILBS में काम करते हैं। देयर आर हार्डली 8 holidays, नो बजटेड हॉलीडेज लाइक गवर्नमेंट, एंड पीपल कीप वर्किंग। मतलब लास्ट अगर 10 दिन में 5 ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, एक आया दूसरा गया, कलकत्ता से लिवर आया तो हुआ। So what I'm saying is these people are not 9 to 5, these people are 9 to 9, next day 9 to 9. So we need to see that the human effort, human talent is respected and also created. मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत भाग्यशाली दिन है। यूपी में सबसे बड़ा स्टेट है और बहुत जिम्मेदारियाँ SGPGI की लीडरशिप की हैं, और मैं बहुत अरसे से सबसे यही कहता था कि भाई 3 ही जगह मानी जाती हैं, एम्स, PGI, SGPGI, CMC वेल्लोर सर्टेनली फ्रॉम साउथ। तो वही लीडरशिप, आपके बिजनेस मॉडल सारा कंट्री फॉलो करता था SGPGI के। तो मुझे लगता है कि जो आलोक जी ने कहा है, those incentivization schemes, support schemes will be there, and SGPGI has today the leadership. SGPGI में राजन है, विवेक है, और of course Dr. Dhiman. They all put their efforts together, and I'm sure the department will be very successful. मेरी prayers हैं, best wishes हैं, and whatever little support I can give in future, I will be with you. ILBS will be with you. Thank you for inviting me, and the best wishes, and thanks to the Honorable Chief Guest. Thank you. प्रोफेसर सरीन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा विनम्र निवेदन है इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी से कि कृपया वे अपने आशीर्वाद वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। SGPGI में हेपेटोलॉजी विभाग के शुभारंभ के अवसर पर आज समारोह में उपस्थित डायरेक्टर श्री धीमन जी, वर्चुअली आज के इस समारोह में जुड़े हुए ILBS के डायरेक्टर डॉक्टर शिव कुमार सरीन जी, मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक जी, प्रोफेसर राजन सक्सेना जी, मेरे समक्ष उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी डॉक्टर्स, सभी आगंतुक, आप लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बधाई देना चाहता हूं विशेष रूप से आज इस विभाग के शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर धीमन को। उन्होंने जिस दिन से इस संस्थान के रूप में कमान संभाली है, उस दिन से एक उत्साह दिखाई पड़ता है, एक विशेष प्रकार का ऐसा उत्साह कि हम हर तरह से अपने आप को एक नंबर पर लाने के लिए प्रयत्नशील। ये जज्बा, इच्छा या इस इच्छा के प्रति एफर्ट्स हैं, मैं उनकी सराहना करता हूँ।
पीछे एक कार्यक्रम में विशेष रूप से इस बात का भी कोट किया गया था कि 7 करोड़ रुपए की राशि एफर्ट से इस संस्थान को दान में मिली थी और मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे बाकी लोगों के लिए। जैसा कि यहाँ से इस बात को कोट भी किया गया है, I repeatedly said that no patient should be compelled to go outside for a treatment. अपनी खुशी से कोई व्यक्ति बाहर इलाज कराने जाए उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो इस बात के लिए विवश होकर जाए कि हमारे उत्तर प्रदेश में फैसिलिटी नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं। पीजीआई का जो स्थान आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के समर्पण से जो पूरे देश में बना है, इसके लिए क्रेडिट डायरेक्टर से लेकर सभी मेंबर्स को, सभी फैकल्टी मेंबर्स को, सभी सीनियर और जूनियर रेजिडेंट्स को जाता है। क्योंकि अगर आपने इस संस्थान की ख्याति चिंता न की होती, पेशेंट्स के प्रति लापरवाही की होती, तो शायद ये ख्याति नहीं बनती। ये बनती भी नहीं है एक दिन में। आज उत्तर प्रदेश के कोने का, किसी कोने का कोई व्यक्ति हो, जब SGPGI पर भरोसा है, उतना भरोसा किसी संस्थान के प्रति कॉमन मैन नहीं दिखाता। ये भरोसा एक दिन में नहीं बना, ये विश्वास एक दिन में अर्जित नहीं किया गया। इसके लिए बहुत से लोगों की तपस्या है कि जिन्होंने इसको प्रारंभ से ही इस प्रकार से यहाँ की कार्यशैली रही कि सभी लोग उस कार्यशैली में फिर ढलते चले। इसलिए विज्ञान का एक नियम है, कोई भी चीज स्थिर नहीं रहती, या तो हम ऊपर जाएंगे और या फिर नीचे जाएंगे। अगर हम ऊपर नहीं जा रहे हैं तो हम नीचे जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हम ऊपर जाएं। ऊपर से जाने का मतलब ये नहीं है कि हम ऊपर चले जाएं। मेरा ऊपर जाने से तात्पर्य यह है कि हम अच्छा सोचें, बेटरमेंट सोचें, हर स्तर पर हम क्या बेहतर कर सकते हैं वो सोचें। अभी डॉक्टर सरीन ने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर तो विशेष रूप से जिसको फोकस किया कि हम लीवर को बचाने के बारे में, मतलब ये केवल इलाज के लिए ही नहीं, हम कोशिश ये करें कि इस प्रकार का हम लोगों को समझाएं और लोगों को ये बताएं कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से इलाज की आवश्यकता है उस पर उससे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को प्रोपेगेट करें कि हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं। अगर हम बचाव के ऊपर ज्यादा जोर देंगे तो मैं समझता हूँ उसका भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और साथ ही साथ इलाज के लिए तो ये सब कुछ बना ही है। आप लोगों ने जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी में भी अपने इस स्तर को मेंटेन रखा और हर प्रकार से जो भी यहाँ पर आया वो बाहर निकल के उसने अप्रिशिएट किया कि हमको बहुत अच्छे तरीके से डील किया गया, सभी सुविधाएं दी गई। तो ये सब कुछ जो कुछ भी आप करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में पब्लिक के सेंटिमेंट्स, पब्लिक की मेंटलिटी से कहीं ना कहीं वो दिखाई भी पड़ता है और वो प्रतिफलित भी जरूर होता है। इसलिए हमारी ये जरूर कोशिश होनी चाहिए कि इस संस्थान की जो ख्याति, जो नाम, जो सम्मान आप लोगों के कारण बढ़ा है या बना है, उसको और अधिक बेटर कैसे हो सकता है और अधिक अच्छा कैसे हो सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि पेशेंट्स और पेशेंट्स के तीमारदार जो उसके सपोर्ट में आते हैं, उसकी देखरेख के लिए आते हैं, इनकी मनोदशा सामान्य नहीं होती। ये एक दुखी मानसिकता के व्यक्ति होते हैं, व्यथित मानसिकता के व्यक्ति होते हैं। तो व्यथित मानसिकता कभी कभी ऐसी हरकत करती है कि जो कॉमन आदमी से हटके, नॉर्मल आदमी से हटके जो होना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि परेशान है, चूंकि व्यथित है, उसको ये जल्दी रहती है कि हमारा मरीज किसी न किसी रूप में जल्दी से ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब चाहे इंजेक्शन दे दें या गोली दे दें या किसी प्रकार से कोई ऐसी स्थिति पैदा कर दें
जिससे इसको सेहत हो जाए। तो ये मानकर ही हमारा व्यवहार होना चाहिए कि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है जो मरीज आया, और उसका तीमारदार भी सामान्य मानसिकता का नहीं। तो हमारा व्यवहार जरूर ऐसा होना चाहिए ताकि उसको ये लगे, क्योंकि आपकी बोली, आपके शब्द, आपकी वाणी और आपका व्यवहार भी मरीज को दवाई का काम करता है। वो उस समय अगर दवाई अपने आप में उसको ठीक करती है तो आपकी बोली, आपकी वाणी, आपका व्यवहार भी उसको सोने में सुहागा देता है। इस तरीके से अगर हम इस प्रकार से अपना विचार रखें तो मैं समझता हूं कि और अधिक बेहतर तरीके से इस संस्थान की ख्याति बढ़ सकती है। अभी हमारे आलोक कुमार जी ने एक विचार यहाँ पर रखा और मैं समझता हूं कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बने। लगभग 850 करोड़ रुपया हम संस्थान को रेगुलर देते हैं और आगे भी कोई फैसिलिटेट करने में हम इसमें पीछे नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं और हमने इस बार भी एक अच्छा खासा अमाउंट बजट में रखा है असाध्य लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो बिल्कुल अपने इलाज को नहीं करवा सकते या बिल्कुल हैंड टू माउथ हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उन लोगों के लिए अमाउंट तो हमने रखा है। लेकिन साथ ही साथ हमको ये जरूर सोचना चाहिए कि आखिर हम इस संस्थान को सेल्फ सस्टेनेबल कैसे बना पाए। ये मन में विचार आना चाहिए और इसके लिए विचार के साथ साथ एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सरसाइज हम करेंगे तो मैं समझता हूं कि ये संस्थान और भी ज्यादा प्रगति कर सकता है। आज के इस अवसर पर आपने इस शुभारंभ के कार्यक्रम को एक समारोह के रूप में मनाया, हमको अपनी बात को कहने का अवसर दिया और जितने भी हमारे सामने लोग बैठे हैं, ये सभी लोगों का जो समर्पण है उसने इस संस्थान को इस ऊंचाई पर लाकर खड़ा किया है। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि और अधिक बेहतर तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से ये संस्थान लोगों को सेहतमंद करे, लोगों की चिंता करे और इस ये नंबर 3 हटकर 3 पर हमारा कहा जाता है कि SGPGI 3 नंबर पर है, तो 3 के बजाय जब 1 नंबर पर आए तो मैं समझता हूं कि आप लोगों की भी इच्छा, आप लोगों की आकांक्षा भी यही होगी, क्योंकि हर कोई, चाहे कोई अखबार में कोई न्यूज लिखने वाला हो, वो भी चाहता है कि हम अपने अखबार में संपादक बने। और ये गलत बात भी नहीं है कि आखिरकार जब हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो हमारी ये इच्छा होना चाहिए, ये कल्पना में जरूर होना चाहिए कि हम और अधिक बेहतर तरीके से जब काम करें तो कम से कम हम हिंदुस्तान में 1 नंबर पर पहुंच सके, दुनिया में किसी तरीके से हमारा नाम हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव को आमंत्रित करती हूँ सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर राजेश सिन्हा जी। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, अपर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री आलोक कुमार जी, संजय गांधी के निदेशक धीमन, मेरे सहयोगियों, विद्यार्थियों, आप सबका धन्यवाद कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय आज इस नए केंद्र में आने के लिए निकाले और इस केंद्र को गति प्रदान करने वाला दिवस है आज। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा हेपेटोलॉजी की शुरुआत होना यहाँ पे, जिससे कि इस केंद्र का जो
उपलक्ष्य था जिसके लिए ये बनाया गया था वो फलीभूत होगा। आप सबकी दुआएं साथ में रहेगी, सहयोग रहेगा, तो यकीनन इसी साल 2021 के अंदर हम संजय गांधी पीजीआई से सस्टेनेबल लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम देंगे और यहाँ नहीं रुकेंगे, इसके आगे और कई मंजिलें हैं जो हमें निकट भविष्य में तय करनी है। मैं कार्डियक ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लंग ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पेट में कुछ और चीजों का प्रत्यारोपण भी होता है जिसके मरीज अभी तक हिंदुस्तान में 1 या 2 किए गए हैं और इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसका कॉम्पोजिट इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए वो नहीं था। आज हम लोग उस पड़ाव पे पहुंचे हैं जब हमारे पास ये समावेश होगा, इसमें पूरा का पूरा जो ट्रांसप्लांट करना चाहेंगे जिसको किया जाएगा। और अभी भी प्रभु जी से बात हो रही थी, इस संस्थान के ऊपर जो दया दृष्टि शासन की है, यदि वो बनी रही तो बहुत निकट भविष्य में आपको नए आयाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। मंत्री जी, आपके विचारों का धन्यवाद। और यदि आप आगे आ रहे तो मैं आप ही के विचार को एक शेर के रूप में कहना चाहूंगा। मंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि हमारा व्यवहार रोगियों के साथ में, रोगी के जो साथी हैं उनके साथ में कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ी बात बोली थी। एक शेर में समेट रहा हूं उसको। एक डॉक्टर को मसीहा का दर्जा दिया जाता है। एक डॉक्टर से क्या अपेक्षा होती है मरीज की और उसके रिश्तेदारों की, ये सुन लीजिए इस शेर में कि उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अगर इस बात का हमें ज्ञान रहेगा कि हम मरीज को छूते हैं तो हम उसे क्या दे रहे हैं, हमारे शरीर से ऊर्जा निकल के बाहर जा रही है, वो ऊर्जा कुछ रंग दिखा रही कि नहीं? अगर नहीं दिखा रही तो हमारा प्रयास विफल हो गया। इन शब्दों के साथ आप सबका एक बार फिर धन्यवाद, अपना समय देने के लिए, हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में आप सभी महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े रहने का कष्ट करें। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। अब आप सभी स्वल्पाहार के लिए आमंत्रित हैं। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति एवं सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।